नेतन्याहू ने ट्रंप से हमला टालने की बात की। अमेरिकी सोर्सेज से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा। नेतन्याहू ने कहा अभी हमला हो सकता है खतरनाक। हमले हुए तो इजराइल पर ईरान के अटैक की आशंका है और खुद पर हमले की इन आशंकाओं को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका से कहा कि फिलहाल हमला करना ठीक नहीं होगा अमेरिका का ईरान के ऊपर, और इसलिए इजराइल की बात मानते हुए अमेरिका खुद को थाम कर अभी बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो युद्ध के बादल इतने ज्यादा घिर गए थे कल रात और परसों की रात, तो ये लग रहा था कि किसी भी वक्त कुछ भी संभावित है, बल्कि ये लग रहा था कि अब तो आज की रात गुजारना मुश्किल होगा। उसके बाद अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे वजहें कौन कौन सी हुई। घिर गए थे युद्ध के बादल। असल में लोग ये कह रहे हैं कि फिर कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी। इतने ज्यादा फैक्टर सामने दिखाई दे रहे थे जो ये क्लियर इशारे थे कि अब तो कभी भी कुछ भी हुआ। यहां देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ गई थी। न सिर्फ फाइटर जेट्स की बल्कि आप देख रहे थे मिड एयर रिफ्यूल करने वाले जो उनके फ्लाइंग टैंकर्स हैं वो भी वहां तैनात हो गए थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती। अमेरिका ने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा था। सिर्फ अमेरिका ने नहीं कहा था, यूरोप के कई देश, खुद यूके ने यह कहा था। ईरान में ब्रिटिश दूतावास बंद कर दिया गया था, कर्मचारियों को रिकॉल किया गया था। जर्मनी, पोलैंड, इटली ने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कह दिया था। एयर इंडिया ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। ईरान के एयर स्पेस बंद कर दिए गए थे। कतर से जर्मनी की उड़ानें रद्द हो गई थी। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट, चाइना सी को छोड़कर मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया था कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। तो खतरा टला या कोई बड़ी तैयारी हो रही है, और अगर यह खतरा टला है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले नेतन्याहू से फोन पर बातचीत, पुतिन की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत। अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट और ईरान पर चर्चा हुई। ईरान तनाव को लेकर हुई चर्चा। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, पुतिन ने युद्ध टालने पर दिया जोर। पुतिन ने की कूटनीतिक समाधान की बात। अब जो ये कहा जाता है कि ओमान, कतर, ये सऊदी, असल में मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, यहां तक कि इजिप्ट भी, इनके तमाम जो कूटनीतिक प्रयास है वो चल रहे थे। ये नहीं चाहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े। अमेरिका से ये कहा जा रहा था कि आप इसको एस्केलेट मत करो, इसको बल्कि अपने हमले के प्लान को टाल दो। क्या ये कूटनीतिक प्रयास है जो रंग लाए हैं, या मसला कुछ और है? यहां देखिए, जैसे पुतिन कह रहे हैं कि हम पेशकश करते हैं, क्या इसी तरीके की ये कूटनीतिक कोशिशें थी जो फिलहाल कामयाब हुई दिख रही हैं, या मसला कुछ और था? दाऊदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। मिडिल ईस्ट से क्या इशारे मिल रहे हैं आपको? इशारे क्या, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जो सेंसिबल कंट्रीज़ हैं, वो यही चाहती हैं कि प्रोग्रेस हो, वॉर नहीं हो, रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, ग्लोबल एस्केलेशन नहीं हो, और जो भी चीज़ें जहाँ हो रही हैं उसको एक इंटरनेशनल लॉज के अनुसार उसको सोल्व करने की कोशिश हो, ना कि इन चीज़ों को और क्योटिक बना के चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। और यहाँ ये स्पेशल एंडेवर्स किसके रहे? किसको आप समझते हैं कि इनके स्पेशल एंडेवर्स थे कंट्रीज के जो रंग लेकर आए? दोबारा सवाल रिपीट, किसके प्रयास थे? आवाज नहीं है। मिडिल ईस्ट में किन देशों के प्रयास से आप समझते हैं कि ऐसा संभव हुआ है? मिडिल ईस्ट में देखें, ये बात जग जाहिर है कि जितनी भी वो तमाम देश जो प्रोग्रेस चाहते हैं, आप यूएई की बात कर ले, आप सऊदी अरब की बात कर ले, आप कतर की बात कर ले, ओमान की बात कर ले, इजिप्ट, जीसीसी कंट्रीज खासतौर से अगर बोले, ये कोई भी ऐसे कंट्रीज नहीं है जो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी रीजनल एस्केलेशन हो। कि सब कोई दाऊदी साहब, आप इन्हीं कूटनीतिक प्रयासों को फिलहाल की इस कामयाबी का जिम्मेदार मानते हैं? कूटनीतिक प्रयास एक बहुत अहम चीज होती है। कोई भी मिलिटरीली अटैक्स जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने, मैं इसको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अश्विंदर बहल, आपके पास आने वाला हूं। क्या ये वाकई इस समय कोई एक बड़ा खतरा है जिसको ट्रंप ने आइडेंटिफाई किया? क्या इजराइल ने जो उनको समझाया कि अभी ये अटैक ठीक नहीं होगा क्योंकि ये फिर बड़े आसानी से ईरान रिटेलिएट कर पाएगा, और वो जो 12 दिन की लड़ाई हमने देखी थी उसमें ये देखा था कि ईरान एक समय भारी पड़ने लगा था। क्या ये बात समझाने में इजराइल कामयाब रहा है अमेरिका को, या ये मिडिल ईस्ट के देशों के जो कंट्रीज का जिनका नाम लिया जा रहा है उनके कूटनीतिक प्रयास हैं कि वो रंग लेकर आए?
बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, सबसे बड़ा जो यूएस सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है वो है कतर के अंदर। उसमें अल उदैद बेस सबसे बड़ा एयर बेस है इनका। कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर भी वहां, जहां 21 देशों के ऊपर नजर रखी जाती है और एयर ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो अगर कतर कहता है कि मैं आपको अपनी एयर स्पेस नहीं दूंगा, सऊदी अरेबिया कहता है कि एयर स्पेस नहीं दूंगा, और ओमान कहता है और दूसरे मिडिल ईस्ट के कुछ देश कहते हैं कि अगर हम एयर स्पेस नहीं देंगे तो वो ऑपरेशंस करेंगे कहां से। इसी वजह से अगर आप देखिए तो B-2 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया गया है डीगो गार्शिया में, और साथ में जो एक कैरियर बैटल ग्रुप है अब्राहम लिंकन, वो साउथ चाइना सी से अब यहां पे आ रहा है, और इससे पहले रूजवेल्ट तो पहले से ही यहां पे था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है पॉज लेने के बाद कि अगर यहां से एयर ऑपरेशंस नहीं कर सकते तो हम कहां से करेंगे, क्योंकि कभी भी अमेरिका जो है ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च नहीं करेगा। और जो अमेरिकन पॉलिसी इस समय है एरर एंड टेरर की, एरर मतलब चाहे वो टेरिफ का हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, कैराकस हो, कहीं पे भी हो, और भय क्या है, टेरर क्या है, भय क्रिएट करना कि वहां से चला जाए आयतोल्ला खोमेनी। वो तो गया नहीं है, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, और वो ये आती है कि नेतन्याहू जरूर डर गया है। पिछली बार भी अगर आप देखें 10% मिसाइल्स जो थी वो अपना रास्ता ढूंढ पाई थी इजराइल के अंदर जब वो 12 दिन का युद्ध हुआ। और अगर इस बार नेतन्याहू भी जंप करता है और युद्ध होता है तो इजराइल जो है कि बहुत छोटा सा देश है, वहां तबाही जरूर होगी। लोग कहते हैं 3000 बैलिस्टिक। बहुत महत्वपूर्ण दो बातें आपने कहा है सर। क्या अमेरिका को यह लग रहा है कि जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसको अटैक करना चाहिए उसको अभी आने में वक्त है, अभी उसको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को अलाइन करने में टाइम लगने वाला है, इसलिए उसने एक तरीके से ये टाइम बाय किया है क्या, ये रुका नहीं है, कुछ देर के लिए टला है क्या? या दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इजराइल को ये लगने लगा कि अमेरिका कर तो देगा लेकिन उसके फौरन तुरंत बाद जो तपिश झेलनी पड़ेगी वो इजराइल को झेलनी पड़ेगी।